बादल के एक टुकड़े से तुम छांव दिखाकर चले गए। एक हवा के झोंके से तुम जुल्फें सहलाकर चले गए। एक हसीन ख्वाब से अरमान जगाकर चले गए। दिल के अंधेरे कोने में प्रेम का दीप जलाकर चले गए। दिल तो अभी संभला भी ना था। दिल तो अभी संभला भी ना था। तुम मुस्कुरा कर चले गए। जाने मन है ना रोमांटिक? लेकिन ये मेरी नहीं है, ये है इस पुस्तक से जिसका नाम है कुछ रंग जिंदगी के। और यह पुस्तक लिखी है डॉक्टर प्रवीण वत्स ने। अब आप समझ तो गए होंगे भाई लोग कि आज की जर्नी हम एक कवि की जर्नी लेकर आए हैं, लेकिन इस कवि की जर्नी में एक खास बात है, और वो ये है कि ये कवि भाई साहब केवल कवि नहीं है, एक साइंटिस्ट भी हैं, और वो भी सीनियर साइंटिस्ट डीआरडीओ में। साइंटिस्ट एक कवि कैसे बन गया? देखें, क्या कहते हो? नहीं? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण वत्स। मैं पेशे से तो एक वैज्ञानिक हूँ और शौक से एक कवि। मैं आज आपके सामने हूँ अपने जीवन की यात्रा बताने के लिए या वृतांत बताने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जर्नीज में। और आज हम आपकी यात्रा में थोड़े से समय के लिए हम सफ़र बनने के लिए आए हैं। तो सर, शुरुआत करते हैं। अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए कि वो कैसा रहा, कहाँ बीता? बचपन, मैं दिल्ली में ही पैदा हुआ, एक मिडिल क्लास फैमिली में। मिडिल क्लास है कि जब हम 60s में जो था, मोर और लेस सब लोगों का स्टैंडर्ड या कह दो उनका स्टेटस एक जैसा हुआ करता था। घर में टीवी होना तो बहुत बड़ी बात थी, रेडियो भी नहीं हुआ करते थे। और जो लोगों के पास जिनका रेडियो होते थे तो अच्छा माना जाता है कि मिडिल क्लास का है। और सफ़र करने के लिए भी जाने लोग बस में सफ़र करते थे, तो हम भी बस में सफ़र करते थे। और लेकिन किसी के पास साइकिल हो तो उसको पता था कि एक साइकिल और एक रेडियो अगर किसी के पास है तो मिडिल क्लास में माना जाता था। तो हमारा भी वैसे ही दिन वैसे ही था। मनोरंजन के कोई साधन उस टाइम हुआ नहीं करते थे। तो जो लोग जैसे मनोरंजन के लिए जब जो लोग सर्विस करते थे या दुकान वाले थे, वो शाम को आके अपना चारपाई, घर के बाहर चारपाई बिछा के गप्पे मारा करते थे। और बच्चे थे, जो बच्चे अपने स्कूल से आए, बस्ता फेंका और अपने लगे खेल कूद में। और उस टाइम ये लैपटॉप, कंप्यूटर, ये मोबाइल तो होते नहीं थे, तो सब हम आउटडोर गेम ही खेलते थे। हमारा ये बचपन वैसे ही था, नॉर्मल जैसे होता है जी। तो वैसे चल रहा था, वैसे ही आराम से। तो लेकिन बचपन में मैंने देखा हुआ कि जब मैं करीब 7 साल का था, 1971 दिसंबर में भारत पाक युद्ध शुरू हुआ। वो जो युद्ध था, भारत पाक युद्ध, जो मेरे बचपन में बड़ा एक इम्पैक्ट छोड़ के गया, क्योंकि मैं था तो 7 साल का, छोटा ही था। लेकिन जो मैंने देखा कि उस टाइम क्या है, जैसे युद्ध शुरू हुआ तो मैं उस टाइम ब्लैकआउट होता था, ये स्ट्राइक के लिए सायरन बजते थे, तो सब नया था, बच्चे के लिए तो नया था जो सायरन बज रहा है। एकदम से जब ये बताया गया कि भाई आपको ब्लैकआउट करना है, सारे दरवाजे लाइट बंद कर देनी है। स्कूल में भी जो सुबह प्रेयर होती थी, उस टाइम तो प्रार्थना बोलते थे, तो आजकल असेंबली बोलते हैं, तो उसमें भी सुबह लेक्चर होते थे कि बताया जाता था कि भाई आपको कैसे ये स्ट्राइक जब होनी है तो आपको कैसे क्या करना है, अगर बम पड़ते हैं तो आपको कैसे लेटना है, कैसे करना है। घर में क्या कहते हैं उसको, घर के बाहर हमने उससे ट्रेंच खो दी थी उससे बचने के लिए। तो ये सब वो सब हुआ था। और क्या था कि हम था, पढ़ना आता था, 7 साल का था, तो घर में उस टाइम एक अखबार आता था नवभारत टाइम्स। और उस नवभारत टाइम्स में पूरी उस टाइम लड़ाई की खबर से भरा होता था, हम पूरा पढ़ते थे। और उसमें ये देखते थे कि भाई कैसे हमारे सैनिक जो हैं अपने देश की प्राण दे दे के देश की रक्षा कर रहे हैं, और कैसे वो अपना आगे दुश्मन के दांत खट्टे कर रहे हैं। तो ये सब देख के उस टाइम जब मतलब लड़ाई जो हुई वो शायद 13-14 दिन ही चली होगी, लेकिन वो 13-14 दिन जो है वो मेरे को एक नई दिशा दे गए, या एक
सोचने का तरीका बदल गया या एक सोच जगह ही कह सकता हूँ, क्योंकि एक 7 साल का बच्चे का निर्मल बुद्धि बहुत निर्मल होती है, और उस निर्मल बुद्धि में जो भी छप जाए वो ज़िंदगी भर जाता नहीं। तो जब हमने वो सब देखा कि अखबार में पढ़ना, वो सब देखना, तो दिमाग में आया कि भाई हमें भी सेना में भर्ती होना है, देश की रक्षा के लिए कुछ करना है। और जो ऐसे मुझे याद है कि उस टाइम जब हमारी नेवी ने कांची हार्बर पे अटैक किया था, तो उसकी तस्वीर वहाँ वो जलते हुए तस्वीर आई थी उस टाइम अखबार में। वो तस्वीर जो है आज तक मेरे मस्तिष्क पे वैसे की वैसी है, मैं उसको भूला नहीं, ना ही धूमिल हुई है। तो वो एक दिमाग में एक इम्पैक्ट छोड़ गया कि भाई मुझे कुछ करना है देश के लिए, कुछ ऐसा करना है जिससे देश आगे बढ़े। क्योंकि उस टाइम जब आया, जो लड़ाई हुई था, अखबार में ये भी आया कि उससे पहले 65 में भी युद्ध हुआ था, 62 में भी हुआ था। तो लगा कि भाई पढ़ने से ये लगा, पता लगा कि बार बार युद्ध हो रहा है तो हम कुछ कर सकें। तो वो दिमाग में था। फिर युद्ध खत्म हो गया, धीरे धीरे हुआ जैसे हम भी पढ़ाई में लग गए, धीरे धीरे बड़े हुए, पढ़ाई में लग गए। तो लेकिन एक दिमाग में जो था कि भाई हमें आर्मी में जाना है, कोशिश की लेकिन नहीं जा सके, बीएससी की, एमएससी की। तो उसके बाद मुझे जो है डीआरडीओ में सर्विस मिल गई। और जब डीआरडीओ में सर्विस मिली तो मुझे लगा कि शायद मेरा सपना जो था देश की सेवा करने का यहाँ से पूरा हो सकता है, क्योंकि एज ए साइंटिस्ट मैं वहाँ पे नए नए काम भी कर सकता था, देश की सेवा भी कर सकता था, सेना के लिए काम कर सकता था, सैनिकों के साथ काम कर सकता था। तो मेरे सारे सपने लगा कि पूरे हो गए। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अब चलो डीआरडीओ में नौकरी मिल गई है, और काम शुरू कर दिया। अब बहुत मेहनत से काम किया, मतलब था हर जगह जाना, इधर उधर जाना, नई नई चीज़ें सीखना, नए प्रोजेक्ट करना। सर डीआरडीओ में आप पहुंचे, आप साइंटिस्ट बन गए, लेकिन सर साइंटिस्ट और कविता ये तो दोनों अपोजिट चीजें हैं, तो ये एक साइंटिस्ट कवि कैसे बना, ये कुछ बताइए। ये इसके लिए भी एक ना इंसिडेंट है, मतलब बाई चांस की बात है कि मैं तो रिसर्च में बिजी था और मज़ा भी आ रहा था काम करने में, लेकिन रिसर्च करने में भी लेकिन ऐसा लगता था कि शायद ज़िंदगी में ना कुछ कमी सी है। अब ये समझ में नहीं आता कि क्या कमी है। कुछ अंदर एक कुलबुलाहट सी होती है कि कुछ नया करना है, कुछ ऐसा करना है जो कुछ नया दिखे, क्योंकि रिसर्च में भी बहुत कुछ नया होता है, लेकिन फिर भी एक मन में एक समझ में नहीं आता कि कुछ कमी है। ऐसा लगता था कि मैं अपने अंदर कुछ दबा रहा हूँ। तो ये था, लेकिन कुछ नहीं समझ में आता क्या है। तभी ऐसे ही था कि एक दिन हमारे ऑफिस के अंदर हिंदी पखवाड़ा चल रहा था। तो एक दिन हिंदी अधिकारी मिले, वो कहते कि जी भी बस कल कविता पाठ है, आप कोई कविता सुनाओ। मुझे हंसी आ गई, मैं कविता और मैं कहते हाँ कविता सुनाओ। मैं कही मैं तो कभी कविता लिखी नहीं। कहे कोई नहीं, किसी और को सुना दो। मैंने कहा ठीक है, सोचता हूँ, क्योंकि मैं कविता सुनने का सोचता हूँ मुझे बचपन से था। और क्या होता है उस टाइम, क्या था कि आपको पता होगा कि उस टाइम जो है कवि सम्मेलन होते थे होली दिवाली पे, जी, और दूरदर्शन पे ही अक्सर आया करते थे। तो वो सुनते थे, और न्यू ईयर पे भी एक रात को एक प्रोग्राम आता था, उसमें भी कवि आया करते थे। तो उसमें भी क्या, मुझे हास्य रस ज़्यादा पसंद था, और हास्य रस में भी आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी, कि सुरेंद्र शर्मा जी की कविताएं, उनका प्रेजेंटेशन, उनका स्टाइल जो है ना, उसका मैं दीवाना था। लेकिन कभी मैं लिखूंगा कविता, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। सुनते थे, हंसते थे, बोलते। तो जब उन्होंने कहा कि आपको कविता सुनानी है, तो मैंने भी लगा कि चलो ठीक है, क्या करना। शाम को घर पहुंचा, चाय पी, चाय का शौकीन हूँ, बिना चाय में शाम को अगर कोई काम शुरू करता नहीं, तो चाय पी फिर बैठ गया। फिर मुझे याद आया कि उन्होंने कहा था कि भाई कल कविता सुनानी है। तो मैं चलो सोचा कि भाई सुनानी है तो अपनी सुनाते हैं। भाई ऐसे दिमाग में आया, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं लिखने की। तो मैं पेपर पेन लेके बैठ गया। बैठा तो हुआ क्या कि मैं आश्चर्य हुआ कि आधा पौना घंटे में कविता बन गई। अरे वाह। कविता कोई बड़ी नहीं थी, 13-14 लाइन की थी, लेकिन कविता बन गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई इतनी जल्दी कविता बन गई। तो मैंने उसको फिर फेयर किया, मेरी राइटिंग खराब है, तो ढंग से लिखा, और अगले दिन ऑफिस में जाके कविता पाठ में सुना दिया। तो लोगों ने बड़ा पसंद किया। अब पसंद किया तो अपने को भी अच्छा लगा। जब अच्छा लगा तो उसके बाद फिर एक सिलसिला सा शुरू हो गया कि हर साल हिंदी पखवाड़े में और ऑफिस के रीडिंग डे में मैं कविता सुनाना शुरू कर दिया। फिर मुझे लगा कि शायद जो एक मैं महसूस कर रहा था कि अंदर कुछ कमी सी है, कुछ कुलबुलाहट सी थी, वो थोड़ा कम हुई। क्योंकि जब कविता लिखता था, सुनाता था, लोगों को पसंद आती थी, तो एक सुकून सा मिलता था। तो मुझे अंदर से एक फीलिंग आई कि शायद मैं उसी सुकून को ढूंढ रहा था जो कविता सुनने से मिला मुझे। तो धीरे धीरे वो ऐसे चलता रहा। फिर इन बिटवीन शादी हो गई, 2 प्यारी सी बेटियां हो गई। तो जैसे बच्चे हुए तो थोड़ा सा
कविता का वो सिलसिला थोड़ा कम हो गया, जो मैं बच्चों में बिजी हो गया, तो बस ऐसे ही चलता रहा। फिर से ये बात जो है और आगे कैसे बढ़ी, मतलब कविता और आगे कैसे बढ़ी? अगर तभी रुक गई थी, बट अभी तो आप प्रॉपर कविता हाँ, इसके करते पीछे भी एक वो है कि क्या हुआ कि जब बच्चे हो गए, थोड़ा सा बिजी हो गए बच्चों में, तो थोड़ा कम हो गया। जी। मैंने साल में 2 की जगह 1 कविता लिखनी शुरू कर दी। इन बिटवीन क्या हुआ कि तभी हमें एक वो आया कि अंटार्कटिका जाने के लिए एक नोटिफिकेशन आया कि उन्होंने प्रोजेक्ट कॉल किए। तो मुझे क्या है कि मुझे नेचर से, मैं नेचर लवर हूँ, नेचर में जाने का बहुत अच्छा लगता है, और उन जगह, खासकर उन जगह में जहाँ कोई नहीं जाना चाहता, जहाँ शांति हो, शहर से दूर हो। तो अंटार्कटिका मुझे लगा कि अच्छी जगह है और एक नया कुछ करने को मिलेगा, नए एनवायरनमेंट में, बिल्कुल नई जगह जहाँ कोई नहीं जाता, वहाँ कुछ करने को मिलेगा। तो मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और उसको सबमिट किया। अच्छा। डिफेंड किया, प्रोजेक्ट मिल गया, बहुत अच्छा लगा, चलो प्रोजेक्ट मिल गया। अब मेरे पास खुशी के 2 कारण थे, एक तो नया प्रोजेक्ट नई जगह पे, और भी अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका पहुँच गए काम करने के लिए। और जब गए वहाँ पे ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ क्या था, अंटार्कटिका आपको पता है कि दक्षिण ध्रुव में है। वहाँ कोई परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, बिल्कुल, कोई बस्ती नहीं है, कोई बाजार नहीं है, कुछ नहीं है जी। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे जो भी काम करना है आपको, वह खुद ही करना है। मतलब जितने लोग हैं वहाँ पे आपके सेंटर में, वो जो एक्सपीडिशन में आपके साथ गए हैं वही होंगे। जी। तो हम गए थे मैत्री स्टेशन में, तो हम जैसे गए थे, हमारे शिप में 50 लोग गए थे, वो थे 25 लोग थे जो लास्ट ईयर गए थे, वहाँ पे स्टे किया था। तो वहाँ पे आपको क्या कि अब जो भी कुछ करना है, वहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। उन्हीं लोगों को अपने जीवन यापन के लिए, अपने रिसर्च के सब अपने आप करना है जी। तो वहाँ जैसे आपको खाना बनाना है, खुद बनाना है, सफाई खुद करनी है, लोडिंग करनी है, और रिसर्च जो आपने प्रोजेक्ट ले गए हैं वो तो करना ही है जी। तो ये सब काम करते थे। अब हम जब गए, हम गए थे समर में। समर में क्या होता है, वहाँ 24 आवर डे होता है, रात होती नहीं। तो दिन बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जब सोना है, रात तो हो नहीं, आपको घड़ी देख के सोना है, पर्दे बंद करो, थोड़ा सा अंधेरा कर लो, सो जाओ, घड़ी देख के उठ जाओ। तो दिन बहुत बड़ा होता था। और अपना रिसर्च का जो काम था प्रोजेक्ट का, वो करने के बाद, डेली रूटीन के वर्क करने के बाद ही टाइम बहुत बच जाता था। अब टाइम पास करने के लिए फिर क्या होता था कि हम या तो लोग यहाँ से बहुत सारी लोग सीडी ले गए थे, उन दिनों सीडी और विचार चलते थे। हाँ। तो फिल्में देखते थे, या फिर गाना बजाना, चुटकुले करना, गप्पे मारना, ये सब करते थे। ऐसे चल रहा था। और वहाँ क्या था कि अब वहाँ से घर में बात करने के लिए टेलीफोन तो नहीं था, सेटेलाइट फ़ोन से बात होती थी। और उसमें क्या था कि हमें महीने में 6 मिनट मिलते थे सिर्फ बात करने के लिए। अच्छा। कि आप सिर्फ 6 मिनट कर सकते हो, उसके बाद अगर बात करोगे तो वो चार्जेस बहुत हाई थे, और इतना पैसा नहीं था कि आप उतने बियर कर सको उसको। तो अब फरवरी में क्या था, फरवरी में मेरी मैरिज एनिवर्सरी आती है 24 फरवरी को। तो मैंने फरवरी के महीने के 6 मिनट में बचा के रखे थे कि उस दिन घर में बात करूँगा। लेकिन अब इसको आप क्या, उसको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ, उस दिन घर में बात हो नहीं पाई, मतलब कनेक्शन मिला नहीं, बात नहीं हो पाई। मैंने भी ट्राई किया, उधर मिसेस ने भी ट्राई किया, बात नहीं कर पाए। तो बड़ा अजीब सा लगा, मन थोड़ा सा व्याकुल, मतलब बेचैन सा था, कुछ परेशान था। तो मैं आके रूम में बैठ के मैंने कापी पेंसिल लिया, लिखना शुरू किया। फिर एक दिन, उस दिन भी एक कविता बन गई। फिर दोबारा से वो जो छूट गया था, फिर दोबारा से कविता का सिलसिला शुरू हुआ। तो उन बाकी बचे मैंने 1 महीने में, मार्च के महीने में 3-4 कविताएं लिख डाली। और फिर वहाँ लोगों को सुनाई, तो लोगों ने पसंद की। वहाँ एक कुक था हमारा, उसको बड़ा अच्छा खाना बनाता था, एक उसके ऊपर लिखी कोई कविता, बड़े खुश हुए कि मेरे पर कविता लिखी। तो इस तरह से वो सिलसिला दोबारा से शुरू हो गया। तो फिर ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि हम तो ये कहेंगे कि ये तो आपने विरह में कविता दोबारा से शुरू कर दी। कह सकते हैं। बर्फ की वादियों में गए और वहां पर कविताओं को दोबारा से लिखने की शुरुआत की। तो सर कुछ कविताएं हो जाए, 4 लाइनें जो उन वादियों में लिखी हूँ। ये आपको कुछ सुनाता हूँ जो मैंने उस दिन अपनी यूनिवर्सिटी पे लिखी थी। हाँ, कुछ 2 लाइनें, पूरी तो बहुत लंबी है। बिल्कुल। था कि इन हसीन वादियों में अकेले हैं हम। वैसे तो वहाँ से बर्फ ही बर्फ है, लेकिन दिल में हसीन लगती है। कि इन हसीन वादियों में अकेले हैं हम, काश यहाँ होते मेरे सनम। इन हसीन वादियों में अकेले हैं हम, काश यहाँ होते मेरे सनम। और बर्फ के ढेर में भी आग लग जाती, अगर छू लेते उसे मेरे सनम। वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। यूं तो शोले धधक रहे हैं जी, यूं तो शोले धधक रहे हैं दिल में हमारे भी, पर आज तपिश है उसमें थोड़ी कम, क्योंकि साथ नहीं है मेरे सनम, साथ नहीं है मेरे सनम। वाह 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 वाह, क्या बात है सर। सर इतने रोमांटिक कवि, इतने अच्छे कवि, और दूसरी तरफ साइंटिस्ट। तो ये साइंटिस्ट और कविता, ये दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं सर? साथ साथ
मतलब कैसे चलते हैं ये? अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं जी कि आप साइंटिस्ट हो। क्या है कि लोगों के दिमाग में एक इमेज है साइंटिस्ट बड़ा सीरियस सा होता है। जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, साइंटिस्ट की दाढ़ी बड़ी हुई है, साइकिल चला रहा है, इस तरह का होता है। लेकिन एक्चुअल लाइफ में ऐसा नहीं है। तो लोग कहते हैं साइंटिस्ट के साथ आप, साइंटिस्ट और विज्ञान है, विज्ञान जो है फैक्ट पे आधारित होता है, जबकि कविता या साहित्य जो है वो कल्पना पे ज़्यादा होता है। तो दोनों चीज़ आप साथ साथ कैसे वो करते हो? जी। लेकिन मैंने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया है कि साइंस और साहित्य में कोई फ़र्क नहीं है। साइंस में भी आपको जो दिखता है उसको अगर आप नया करना है तो आपको उसके अंदर घुसना पड़ेगा, नई सोच चाहिए इसके। साहित्य में भी जो दिखता है अगर वो सच तो नहीं लिखोगे, कुछ नया लिखने के लिए आपको नया करना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ के अंदर आपको कुछ नया करना पड़ता है। और मेरा तो सिंपल सा लोगों से यही कहना है कि अपने आसपास नज़र घुमा के देखो, जहाँ नज़र टक जाएगी बस वहीं कविता बन जाएगी। क्योंकि क्या है कि आपको जब भी कोई आप देखते हो, जो बात आपको अगर दिल को छू जाती है तो बस आप उसको लिख लो, तो वही कविता है। अब ये मत सोचो कि तुकबंदी है या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन जो बात आपको दिल को छू के दिल से निकल रही है वो कविता है। बस कविता करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मैं यही कहता हूँ कि आपको कविता लिखनी है तो बस थोड़ा सा उस सिचुएशन में अपने आप को रख के देखो, या उसको देखो कि वो क्या सोच रहा है। मैंने आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ अभी जी जी कि अभी पीछे जब कोविड आया था जी, तो इजराइल की एक टीम आई थी, हम उसके साथ काम कर रहे थे, कोविड लोगों के सैंपल ले रहे थे। तो आरएमएल में हम काम चल रहा था। तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक महिला थी, जो लेडी थी, वो एक स्ट्रेचर के पीछे भाग रही थी, उसकी गोद में उसके बच्चा था और हाथ में पर्ची लिए जा रही थी। तो उसको देख के मुझे लगा कि वो क्या सोच रही होगी। तो मुझे सोचा, उसके अंदर रखा, तो वो एक कविता बन गई। उसने उसकी फीलिंग या उसके दर्द को लिखने की कोशिश की। तो बस ऐसे ही है कि जब भी आपको दिल को कोई चीज़ छूती है आप उसको लिखो, बस उसको महसूस करो, उस दर्द को, उसको लिखो, तो कविता बन जाएगी। अब मैंने क्या है कि लिखा सब कुछ है, ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ हास्य लिखा या दर्द ही लिखा। मैंने हास्य रस लिखा, श्रृंगार रस पे लिखा, भक्ति रस लिखा, वीर रस लिखा। जो भी मुझे दिखता गया मैं बस लिखता गया। इतना ही है बस लिखने के लिए, जो आपको दिखे आप उसको फील करो और लिखो, बस यही कविता है। और वही साइंस भी यही है कि जो आपको दिख रहा है आप उसमें कुछ देखो, क्योंकि साइंस में भी आपको कुछ नया नहीं होता। जो भी चीज़ है उसी को ही आपको एक्सप्लोर करना है और बाहर निकालना है। कविता में भी वही है, जो है उसको एक्सप्लोर करके आपको बाहर निकालना है। तो साहित्य और साइंस बिल्कुल समानता चलती हैं, समानता चलती है। तो सर ये कविताएं लिखते लिखते अभी हाल ही में आपकी किताब भी छप गई, तो ये कविताएं लिखते लिखते बात किताब तक कैसे पहुंच गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। बस बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि मेरे साथ शायद वो क्या कहना चाहिए उसको, कि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कुछ चीज़ होती है। जैसे मैं कविता एकदम से इंसिडेंट हुआ, लिखना शुरू हो गया, ऐसे ही किताब का था। मेरे एक मित्र हैं राहुल रामट जी, वो वैसे तो एक्टर हैं और अच्छे रंगमंच के कलाकार भी हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे और लिखते भी हैं। तो उनसे जब उनसे बातचीत होती है तो होता क्या है कि वो लिखते हैं तो मैं उनको अपना सुनाता हूँ, वो मेरे को अपना सुनाते हैं। कोई कवि के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि उसको सुनने वाला नहीं मिलता। पुराने टाइम में कहते थे कि कवि पैसे दे दे के लोगों को सुनते थे, सुनाई कविता सुन लो। और जब हम दोनों लिखने वाले हैं तो वो अपनी सुनाते हैं, मैं अपने सुनाता हूँ, तो दोनों एक दूसरे को। तो राहुल जी ने जब थोड़ा बाद में शुरू किया, मैंने पहले किया था, मेरे पास थोड़ा ज़्यादा था। तो राहुल ने बोला कि भाई आपका इतना सारा स्टॉक है तो आप इनको पब्लिश क्यों नहीं करते। तो मैंने उससे कहा कि अभी मेरे दिमाग में आया कि मेरी बेटियां भी जो हैं वो यही बोलती थी। तो मैं राहुल से कहा क्षितिमणि भी यही बोलते हैं, क्षितिमणि जो है मेरी बेटियों के नाम है, तो मैं क्षितिमणि भी यही बोलते हैं कि आप पब्लिश क्यों नहीं करते। क्या होता है ना कि एक हमारे कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बच्चों पे कोई बात ध्यान नहीं दिया कि इनको क्या पता क्या होता है। तो फिर मैं राहुल से कहा एक बात बता, क्या मेरी कविता इस लायक है कि मैं उनको पब्लिश करूँ। तो उसने कहा सर आप बहुत अच्छी हैं, आप करो तो सही। तो थोड़ा सा हुआ, फिर मैंने घर जाके बेटे को बोला कि भाई राहुल भैया ऐसे बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा पापा हम तो आपसे कब से कह रहे हैं, आप हमारे सुनते नहीं हो। तो फिर मैं चलो ठीक है। मैं कविता लिखता था, बस लिखता था, लेकिन क्यों लिखता था मुझे नहीं पता। लिखा, जो दिखा वो लिखा। मैंने सिंपल सा मेरा था कि जो दिखता है मैं लिखता था, बस। जो भी ऐसे सोच के कभी नहीं लगा क्या लिखना है, जो दिखा मेरे दिल को छुआ मैंने लिख दिया। उसमें से जो व्यंग थे मैं किसी न किसी फंक्शन में समारोह में सुना के लोगों को एंटरटेन कर देता था। बाकी जो कुछ था उठा के एक बैग में डाल देता था। तो जब राहुल ने बोला कि इसको करना है तो फिर बेटे से बोला, बेटे ने कहा पापा बैग निकालो अपना, करो कुछ। मैंने बैग निकाला, सारी कविताएं इकट्ठी करी, जितने पेज थे मैं पेपर पे लिखता था, पेपर पर डाल देता था, इकट्ठी किए। फिर मैंने उन सबको टाइप किया, कंपाइल किया, तो देखा 70 कविताएं बन चुकी थी।
हाँ, तो उसमें से 70 में से मैं कि कुछ ऐसे थे जो पर्टिकुलर पर्सन के लिखी थी, तो वो मैंने उसको अलग 4 हटा दी। तो 66 कविताओं को मैंने कंपाइल किया, उनको टाइप अप करके वो करके एक प्रतिलिपि के फॉर्म में बना दिया। तो उसकी प्रतिलिपि तैयार हो गई। अब सबसे बड़ा चैलेंज था कि उसकी प्रस्तावना भी चाहिए उसके लिए। अब प्रस्तावना लिखने के लिए सोचा किससे लिखवाई जाए। मेरे दिमाग में ये था कि भाई प्रस्तावना ऐसे किससे लिखवाई जिसको कविता का ज्ञान हो। तो फिर जब मैं सोचा, सबसे पहले मेरे ध्यान आया सुंदर शर्मा जी का। और सुंदर शर्मा जी जो है, उनका तो आपको बताया मैं बचपन से फ़ैन था। मेरे लिए तो मतलब वो गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूँ, अपना मार्गदर्शक मानता हूँ कि उनको देख देख के ही उनके स्टाइल पे मैंने लिखना शुरू किया। क्योंकि यहाँ तक कि जबकि मैंने अपनी जो पहली कविता थी जो लिखी थी, वो पहली कविता के बाद जो मैंने एक कविता जो उनका प्रिय विषय पे लिखी, जो था पत्नी। अब पत्नी पे कविता मैंने तब लिखी थी जब मेरी शादी भी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं मुझे उनका जो स्टाइल उनके वो बहुत पसंद था, तो मैं वही स्टाइल से लिखा था और बहुत टाइम तक मैं पत्नी पे ही लिखता रहा। तो अब मैं कविताएं जो थी बुक में भी जो था, काफ़ी कुछ कविताएं पत्नी पे थी जो उनसे इंस्पायर होकर मैंने लिखी थी। तो मैं सोचा कि क्यों ना सुंदर शर्मा जी से ही प्रस्तावना लिखवाई जाए। अब क्या था, उनको मैं जानता तो था नहीं, इतना पता था कि दिल्ली में रहते हैं लेकिन कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, सिर्फ टीवी में देखा था। तो अब एक चैलेंज आया कि उनको कैसे संपर्क किया जाए। अब संपर्क करने के लिए मैंने फिर क्या कि नेट पर सर्च करना शुरू किया, तो मुझे उनका फ़ोन नंबर मिल गया। जब फ़ोन नंबर मिला तो मैं चलो ठीक है, मैंने भगवान का नाम लेके उनको फ़ोन कर दिया। जब फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। कि मैंने ठीक है, पता नहीं अब नंबर नेट पे ठीक है कि नहीं है, तो वो मुझे कुछ हो सकता है। मैंने फ़ोन किया, ठीक है नहीं हुआ, अपना बैठ गया। तभी क्या हुआ, मुझे आश्चर्य हुआ कि 10 मिनट बाद वहाँ से रिंग वापस फ़ोन आया कि मैं सुरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। सुनते ही मैं तो बस कहते हैं खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सुरेंद्र शर्मा से बात कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, बोल रहा हूँ आपका मिस कॉल आई थी। तो फिर मैंने बताया, अपने आपको इंट्रोड्यूस किया। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है और मैं आपसे बुक की प्रस्तावना लिखवाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप भेज दो, प्रतिलिपि भेज दो, मैं कर दूंगा। अब मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पहली बार में ही तैयार हो जाएंगे। कोई इतने बड़े कवि हैं, कब से कविताएं लिख रहे हैं, 40-50 साल से कविता लिख रहे हैं पूरे हैं, वो इतने बड़े कवि है, पहली बार में तैयार हो जाए। तो मैं तो मतलब समझ नहीं पाता कि वो, मैं ठीक है सर मैं आता हूँ। तो मैंने कहा कहाँ दो, उन्होंने कहा घर पे आके दे दो। अब क्या होता है कि आप किसी को पूछते हैं और उसे झलक के तरसते हैं, या वर्षों से आप उनको वो कर रहे हैं, वो आपको सामने एकदम मिल जाए तो जो स्थिति होती है, मेरी स्थिति वही हुई जब मैं उनके घर गया। जब उनके घर गया तो उन्होंने जैसे उनको देखा तो मैं बस समझ नहीं पाया कि क्या, मैंने पैर छुए और उन्होंने कहा कि आओ बैठो। अब हाथ मेरी ये थी कि मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मैं गया, उन्होंने बैठाया आराम से, बेटा चाय पियोगे छाछ पियोगे तो मैं सर जो भी हो, तो कहते नहीं बैठो आराम से। मैंने उनको पुस्तक दी और मैं आज तक मतलब मैं उनका इतना आभारी हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ उसकी पुस्तक की प्रस्तावना लिखी, वो पुस्तक का लोकार्पण भी उन्होंने किया आके, अच्छे से पूरा समय दिया उस टाइम उन्होंने किया। तो मैं तो मतलब कैसे उनका शुक्रिया अदा करूँ मैं नहीं समझता, लेकिन वह है कि वो मेरे गुरु हैं, मैं गुरु मानता हूँ। उन्होंने इतनी इज्जत, मुझे इतना सम्मान दिया है, मेरे को इतना प्यार दिया, मैं उसके लिए बहुत बहुत उनका आभारी हूँ। तो इस प्रकार से सुरेंद्र सर ने आपकी कविता की प्रस्तावना लिखी। अब क्या हो रहा है सर, मतलब किताब छप गई, अब आगे क्या? आगे है कि अभी तो रिसर्च तो चल ही रहा है, सर्विस में है, काम चल रहा है। और लेकिन यह कि साथ साथ जब से पुस्तक बनी है तो एक लिखने का पेस और बढ़ गया। एक मैं और ज़्यादा को लिखता पहले भी था, लेकिन और ज़्यादा हौसला कहते हैं, हौसला बढ़ गया आपका जी। लोगों को एक पुस्तक छपने के बाद। तो मैं अभी भी लिख रहा हूँ, अभी भी इतना मटेरियल हो गया कि एक पुस्तक छाप सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन अभी तक क्या था कि अभी तक मुझे आपको बताया था पहले कि मैं जो दिखता है वो लिखता है वो करता। अभी किसी एक टॉपिक पे नहीं लिखी थी, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एक टॉपिक लेके सिलेक्ट करके उस पर पुस्तक लिखनी शुरू की है जी। तो मेरा विचार ये है कि मैं पहले जो टॉपिक वाली पुस्तक है उसको पब्लिश करूँ एज कम्पेयर टू जो बाकी कविताएं हैं, वो तो हर उसमें रहेंगे, उनको कंपाइल हुआ है, लेकिन जब एक टॉपिक पे छापने का मेरा मन है। तो आगे यही है कि मैं अगली पुस्तक जो है, शायद हो सकता है आपको 5-6 महीने में वो उसको पढ़ने को मिल जाए, तो वो एक टॉपिक लेकर उस पर छापने का विचार है। तो सर जो आपकी किताब है कुछ रंग जिंदगी के, अगर कोई उसको पढ़ना चाहे तो वो उस तक कैसे पहुंचेगी, वो कहाँ जाए? अगर पढ़ने में इंटरेस्टेड है, कविताओं का शौक है, तो मेरे पास प्रतियां हैं, मैं दे सकता हूँ। आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, प्रति आपको मेरे से मिल जाएगी।
तो ठीक है सर, तो आपका इंस्टा आईडी और ये आपके लिंक्स में हम डाल देंगे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू कि आप अपना कीमती समय निकालकर आज हमारी जर्नी प्रोग्राम में आए और आपने अपनी यात्रा हमसे शेयर की। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आनंद आया। धन्यवाद आपका भी मुझे बुलाने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।